हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग करियर पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे PYQs के बारे में। जो अपनी PYQ सीरीज चल रही है उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि ए 30-year-old मेल इज़ ब्रोड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर ए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। यानी कि ये एक RTA का केस है और ये 30 ईयर का ओल्ड मेल है जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया जाता है। ही इज अनकॉन्शियस, क्या है, अनकॉन्शियस है। एंड द नर्स सस्पेक्टेड इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। नर्स क्या सस्पेक्टेड कर रही है कि इसका इंक्रीज क्या हुआ है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ कुशिंग ट्राइड। किसकी बात कर रहा है, कुशिंग ट्राइड की। यानी कि जो क्वेश्चन है वो किसका है, ICP का। किसका है, ICP यानी इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर का। ठीक है, तो अपन सबसे पहले ICP के बारे में अपन देखते हैं। ICP की बात करें यानी कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर की बात करें, ठीक है, तो नॉर्मल क्या है, नॉर्मल रेंज कितनी है, तो ये होता है 10 to 20 जो इसकी नॉर्मल वैल्यू हुआ है 10 to 20 cms2, 10 to 20 cms2। ठीक है, और कब बोलेंगे अपन कि ये क्या है, ICP है। इफ़ मोर देन 25, क्या है, मोर देन 25 mmHg हो जाए फॉर 5 मिनट। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीज ICP। क्या बोलते हैं, इंक्रीज ICP। क्या बोलते हैं, इंक्रीज ICP। अब ये तो CMS2 में अपने देखा, ठीक है। अगर mmHg में बात करें तो इसकी होती है 7 to 10 mmHg, 7 to 15 mmHg, 7 to 15 mmHg में इसकी वैल्यू होती है। और अगर CMS2 में बात करें तो 10 to 20 CMS2। ठीक है, और अगर इफ़ यानी कि अगर मोर देन 25 mmHg है फॉर 5 मिनट तो इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज ICP। ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट साइन होता है, फर्स्ट साइन क्या होता है, फर्स्ट साइन की अपन बात करें तो इसमें होता है LOC। LOC का मतलब क्या है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये क्या है, फर्स्ट साइन है। या फिर इसको बोलते हैं अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ये तो क्या हो गया, फर्स्ट साइन। अगर अपन लेट साइन की बात करें, किसकी, लेट साइन की अपन बात करें तो लेट साइन होता है ब्रेडिकार्डिया। यानी कि लेट साइन, अपन जो लेट साइन है उसकी अपन बात करें तो वो क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया। क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया। और साइन सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, जैसे हेडेक होगा, क्या होगा, हेडेक होगा इसमें। प्यूपिल चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अपने को क्या है, इसमें जो साइन सिम्टम अपने देख लिए। अब इसमें क्या होता है, एक ट्राइड होता है। क्या होता है, एक ट्राइड होता है, तो उसको अपन बोलते हैं कुशिंग ट्राइड। क्या बोलते हैं, कुशिंग ट्राइड। क्या बोलते हैं उसको, कुशिंग ट्राइड। कुशिंग ट्राइड की अगर बात करें तो इसमें सबसे फर्स्ट होता है हार्ट रेट डिक्रीज। क्या डिक्रीज होती है, हार्ट रेट डिक्रीज होती है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, क्या होगा, हार्ट रेट डिक्रीज होगी, तो हार्ट रेट डिक्रीज होगी तो इसको क्या बोलते हैं अपन, ब्रेडिकार्डिया। फिर सेकंड में होता है इरेगुलर पल्स, इरेगुलर रेस्पिरेशन। और थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है वाइड पल्स प्रेशर। और वाइड पल्स प्रेशर में कौन सा इंक्रीज होगा, तो ये होगा सिस्टोलिक बीपी। यानी कि जो सिस्टोलिक बीपी है वो इंक्रीज होगी, डायस्टोलिक रहेगी तो क्या इनके बीच में क्या रहेगा, गैप रहेगा, तो इससे क्या होगा, वाइड पल्स प्रेशर होगा। यानी कि जो कुशिंग ट्राइड है, अगर अपन कुशिंग ट्राइड की बात करें तो इसमें कुशिंग ट्राइड में क्या क्या देखने को मिलता है, हार्ट रेट कम रहेगी यानी कि ब्रेडिकार्डिया रहेगा, इरेगुलर रेस्पिरेशन रहेगा और वाइडन पल्स प्रेशर रहेगा।
ठीक है। तो ये क्या है, कुशिंग ट्रायड के 3 कंपोनेंट है, ठीक है ना, ये हो गए। अगर वो कुशिंग रिफ्लेक्स बोले, कुशिंग रिफ्लेक्स, कुशिंग रिफ्लेक्स यानी कि अपन ने कुशिंग ट्रायड की बात की है, अगर वो क्वेश्चन में क्या पूछे, कुशिंग रिफ्लेक्स पूछे, तो क्या होगा, इंक्रीज सिस्टोलिक बीपी एंड हार्ट रेट डिक्रीज। ये किस में होगा, कुशिंग रिफ्लेक्स में, ठीक है ना। कुशिंग रिफ्लेक्स की बात करें तो सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज रहेगी, हार्ट रेट डिक्रीज रहेगी। अगर कुशिंग ट्रायड की बात करें तो हार्ट रेट डिक्रीज रहेगी, यानी ब्रेडिकार्डिया होगा, इरेगुलर रेस्पिरेशन होगा और वाइडन पल्स प्रेशर होगा, ठीक है। और वाइडन पल्स प्रेशर में जो सिस्टोलिक बीपी है वो इंक्रीज होगी, ठीक है ना, ये हो गए। अब इसमें क्या है, जो अपन पोजीशन देते हैं, पोजीशन ट्रीटमेंट में कौन सी पोजीशन देते हैं, तो अपन इसमें करते हैं हेड ऑफ बेड एलिवेटेड कितना 30 to 40 डिग्री, ठीक है, 30 to 40 डिग्री एलिवेशन करते हैं इसमें, ठीक है ना, एलिवेशन करते हैं। और इसमें क्या करना है, अवॉइड एक्टिविटी, अवॉइड एक्टिविटी, अवॉइड एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी, जो क्या करे, इंक्रीज आईसीपी करे, इंक्रीज आईसीपी करे, उसको क्या करना है, अपने को अवॉइड करना है, ठीक है ना, ये हो गया। तो ये क्या था, अपन ने क्या देखा, आईसीपी के बारे में देखा। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, कुशिंग ट्रायड की बात कर रहा है, यानी कि जो कौन सी फाइंडिंग वो कुशिंग ट्रायड को कंफर्म कर रही है। तो देखो, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, क्या, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, टेकिकार्डिया, टेकिपनिया। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, टेकिकार्डिया, तो टेकिकार्डिया नहीं होता, क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया होगा, हार्ट रेट क्या होगी, डाउन होगी। फिर फर्स्ट कैंसिल हो गया। फिर सेकंड है लो ब्लड प्रेशर, ब्रेडिकार्डिया और टेकिपनिया, यानी कि लो ब्लड प्रेशर नहीं होता, वाइडन होता है उसमें, ठीक है ना, तो ये कैंसिल। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्रेडिकार्डिया और इरेगुलर रेस्पिरेशन, ये हो सकता है। फिर लो ब्लड प्रेशर, टेकिकार्डिया नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि जो अपना करेक्ट आंसर है वो जाएगा थर्ड, क्या जाएगा, थर्ड, कि इंक्रीज ब्लड प्रेशर रहेगा, ब्रेडिकार्डिया रहेगा और इरेगुलर रेस्पिरेशन रहेगा, किसमें, आईसीपी के पेशेंट में। इसको क्या बोलते हैं अपन, कुशिंग ट्रायड। और कुशिंग रिफ्लेक्स की बात करें तो क्या होगा, जो सिस्टोलिक बीपी है वो इंक्रीज होगी, हार्ट रेट डिक्रीज होगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन अगर बात करें तो वो क्वेश्चन किसका है, तो ये क्वेश्चन अपन देखते हैं कि ए पेशेंट टेकिंग लिथियम फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर डेवलप न्यू मसल वीकनेस, कोर्से ट्रेमर एंड ड्राउजीनेस, व्हाट इज द नर्स प्रायोरिटी एक्शन। यानी कि क्या बोल रही है कि एक पेशेंट है वो लिथियम का है और फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो वो क्या लेता है, लिथियम लेता है। अब उसमें क्या होता है, डेवलप होते हैं क्या, न्यू सिम्टम्स कौन कौन से, मसल वीकनेस, कोर्से ट्रेमर एंड ड्राउजीनेस। तो व्हाट इज द नर्स प्रायोरिटी एक्शन, तो नर्स की क्या प्रायोरिटी एक्शन रहेगा। अब अपन सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करते हैं, अपन करते हैं लिथियम के बारे में, लिथियम के बारे में डिस्कस करते हैं। लिथियम क्या है, लिथियम क्या है, मूड स्टेबलाइजर, मूड स्टेबलाइजर, लिथियम क्या है, मूड स्टेबलाइजर, ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या है, ये जो लिथियम है वो किससे एक्सक्रीट होती है, एक्सक्रीट बाय किडनी, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होता है, जो लिथियम है, तो लिथियम का क्या होता है, नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स होता है, नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स, नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स होता है। तो अपन इसकी कुछ वैल्यू देखते हैं पहले। तो लिथियम की जो रेंज है, यानी कि जो लिथियम है उसकी रेंज होती है 0.5 to 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। जो नॉर्मल रेंज कितनी है, 0.5 to 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है ना। अगर एक्यूट मेनिया की बात करें, एक्यूट मेनिया की बात करें, किसकी, एक्यूट मेनिया की बात करें, तो ये होती है 1 to 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। किसकी, एक्यूट मेनिया में बात करें तो 1 to 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है, ठीक है। और अगर मेंटेनेंस की बात करें, मेंटेनेंस की अगर बात करें तो उसमें कितनी होगी, 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। और अपन टॉक्सिसिटी की बात करें, टॉक्सिसिटी,
टॉक्सिसिटी की बात करें तो मोर देन 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। यानी कि जो इसकी रेंज की अपन बात करें तो रेंज में सबसे पहले अपन देखते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल कितना होता है 0.5 टू 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। एक्यूट मेनिया में क्या है 1 टू 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और मेंटेनेंस की अगर बात करें तो ये कितनी है 0.6 टू 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और टॉक्सिसिटी की बात करें तो मोर देन 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये क्या हो गई इसकी डोज हो गई, ठीक है। अब अगर टॉक्सिसिटी में क्या ये टॉक्सिसिटी की वैल्यू है, अगर टॉक्सिसिटी में वैल्यू में और देखें अपन तो माइल्ड में क्या होगा, माइल्ड होगी 1.5 टू 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। यानी कि अगर उसमें जो लिथियम की वैल्यू है वो आती है 1.5 टू 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो क्या है माइल्ड टॉक्सिसिटी है। अगर मॉडरेट की अपन बात करें, किसकी, मॉडरेट की अपन बात करें तो 2 टू 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और अगर सीवियर की बात करें, क्या सीवियर की बात करें तो मोर देन 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई लिथियम की टॉक्सिसिटी की वैल्यू हो गई कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ठीक है, ये हो गया। अब जो लिथियम है, अपन लिथियम के क्या देखते हैं साइड इफेक्ट, क्या देखते हैं साइड इफेक्ट। तो लिथियम के साइड इफेक्ट में सबसे पहले आता है लॉस हेयर, यानी कि एलोपेशिया होता है, ठीक है ना, लॉस हेयर होता है। फिर क्या होता है आई यानी जो आई है तो इंक्रीज ल्यूकोसाइट, इंक्रीज क्या होगा ल्यूकोसाइट, ठीक है ना। फिर आता टी यानी ट्रेमर। तो अब ट्रेमर क्या होते हैं, फाइन ट्रेमर होते हैं, फाइन ट्रेमर। अब इन जो ट्रेमर आते हैं इनका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो इनका जो ट्रीटमेंट होता है अपन इसके ट्रीटमेंट में क्या यूज करते हैं तो प्रोपेनोलोल, क्या यूज करते हैं प्रोपेनोलोल, ठीक है, प्रोपेनोलोल यूज करते हैं, ठीक है। LITH, एच में क्या आएगा, एच में हाइपो या फिर हाइपर, क्या हाइपो या हाइपर थायराइडिज्म, ये क्या इसके साइड इफेक्ट है। फिर आता है IU यानी इंक्रीज यूरिन आउटपुट, क्या इंक्रीज होगा यूरिन आउटपुट, ठीक है ना। फिर M, तो M का क्या होता है मैटरनल। अब मैटरनल में क्या होता है एब्स्टेन एनोमली, EA, क्या EA, ये कार्डिक डिफेक्ट है, यानी कि एब्स्टीन एनोमली, ठीक है ना। तो देखो जो लिथियम है, अगर कोई पेशेंट है वो लिथियम ले रहा है तो उसमें अपने को क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं कि सबसे पहले क्या आता है लॉस हेयर, क्या होगा लॉस हेयर। फिर आई का मतलब इंक्रीज ल्यूकोसाइट, क्या ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ाएगी। टी का मतलब ट्रेमर कौन से फाइन ट्रेमर, और अगर फाइन ट्रेमर हो रहे हैं तो उनका ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या यूज करेंगे तो प्रोपेनोलोल यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं प्रोपेनोलोल। फिर एच का मतलब हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म, दोनों हो सकते हैं, या तो हाइपो हो सकता है या हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। आई यू का मतलब इंक्रीज यूरिन आउटपुट, क्या आउटपुट, क्या किसका आउटपुट बढ़ रहा है यूरिन का। और एम का मतलब क्या है मेटरनल मतलब एब्स्टीन अनोमली, तो एब्स्टीन अनोमली है वो किस में देखने को मिलेगी बच्चे में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है और वो क्या खा रही है लिथियम ले रही है तो कौन सा डिफेक्ट देखने को मिलेगा तो एब्स्टीन अनोमली उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ये हो गया। अब अगर टॉक्सिसिटी हो गई, क्या अगर टॉक्सिसिटी हो गई इसमें क्या हुआ, अगर उसमें क्या हो गई टॉक्सिसिटी देखने को मिल रही है तो टॉक्सिसिटी में क्या क्या मिलेंगे, क्या नोजिया वोमिटिंग डायरिया, कॉमन साइन सिम्टम नोजिया वोमिटिंग डायरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्या मिलेगा ट्रेमर का कौन सा मिलेगा कोर्स ट्रेमर, कौन से ट्रेमर देखने को मिलेंगे। और क्या मिलेगा उसमें हाइपर डीटीआर, ठीक है ना, ठीक है, ये हो गया। या फिर हो सकता है रीनल फेलियर हो, ठीक है। तो ये उसमें क्या देखने को मिलेंगे अपने को टॉक्सिसिटी में साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, ये हो गया। अब अगर टॉक्सिसिटी हो गई, क्या उसको टॉक्सिसिटी हो गई तो सबसे पहले अपना क्या काम रहेगा स्टॉप लिथियम, क्या करना है स्टॉप लिथियम। और सेकंड उसमें क्या होगा हीमोडायल, इसका ट्रीटमेंट क्या है हीमोडायलाइसिस,
हीमोडायलिसिस। क्या रहेगा? हीमोडायलिसिस का ट्रीटमेंट रहेगा। अब इसमें एक क्या है, अगर लिथियम, अपन लिथियम किसके साथ दे रहे हैं? अगर थायाजाइड के साथ दे रहे हैं, लिथियम किसके साथ दे रहे हैं? अगर थायाजाइड के साथ दे रहे हैं तो थायाजाइड क्या करेगी? जो थायाजाइड है वो क्या करेगी? लिथियम है ना, लिथियम को क्लियरेंस को कम करेगी। क्या करेगी? लिथियम के क्लियरेंस को कम करेगी। अगर लिथियम का क्लियरेंस कम हो रहा है तो क्या बॉडी में क्या होगा? लिथियम ज़्यादा होगा। अगर लिथियम ज़्यादा होगा तो क्या होगी? टॉक्सिसिटी होगी। क्या होगी? टॉक्सिसिटी होगी। ठीक है, इसलिए अगर कोई पेशेंट थायराइड ले रहा है और उसमें लिथियम स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या देनी है? डोज क्या देनी है उसकी? कम देनी है। क्या देनी है? कम। अगर ज़्यादा डोज दे देंगे तो क्या होगा? क्लियरेंस नहीं होगा। क्लियरेंस नहीं होगा तो क्या होगा? टॉक्सिसिटी होगी। तो अपने को क्या टॉक्सिसिटी से बचाना है, इसलिए अगर कोई भी पेशेंट है वो थायराइड ले रहा है, उसको अपन लिथियम दे रहे हैं तो इसकी डिक्रीज डोज, किसकी? लिथियम की, उसको क्या देनी है? कम डोज देनी है ताकि टॉक्सिसिटी से बचाया जा सके। ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या है, अगर आप सैंपल की बात करते हैं, अपन सैंपल की बात करें, अगर कोई पेशेंट है वो क्या स्टार्ट लिथियम लिथियम क्या की उसने स्टार्ट की, ठीक है, और ये क्या है? डे फर्स्ट है और उसने लिथियम स्टार्ट कर दी। अब ब्लड सैंपल कब लेंगे? तो जो ब्लड सैंपल लेंगे अपन, क्या जो ब्लड सैंपल लेंगे वो कब लेंगे? वो लेंगे आफ्टर 5 डेज। कब? आफ्टर 5 डेज, यानी कि ऑन 6 डे। ऑन 6 डे पे अपन क्या लेंगे? उसका सैंपल लेंगे। अगर ये तो कब है? जब फर्स्ट टाइम लिथियम उसने ली है। और अगर वो पूछे कि लास्ट डोज लिए, लास्ट डोज लिथियम की ली है, उसके बाद कब लेंगे? तो जो ब्लड सैंपल अपन लेंगे वो अपन लेंगे 12 आवर आफ्टर, 12 आवर आफ्टर। ठीक है ना। तो सैंपल की अगर अपन बात करते हैं तो सैंपल में क्या है? 2 तरीके हैं। अगर पेशेंट ने फर्स्ट टाइम लिथियम लिए तो अपने को कब करना है? आफ्टर 5 डेज, यानी ऑन 6 डे लेना है। और क्वेश्चन अगर बोलता है कि उसने लास्ट डोज ली है, उसके कितने हावर्स बाद में अपन सैंपल लेंगे? तो 12 हावर बाद में अपन क्या लेंगे? उससे उसका जो ब्लड है उसका सैंपल लेंगे। ठीक है, तो अब अपना जो क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं। ये लिथियम के बारे में इंपॉर्टेंट अपने देख लिया। अब जो अपना क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं। तो अपना क्वेश्चन क्या था कि जो नर्स है उसकी प्रायोरिटी एक्शन क्या है? अब इसका मतलब क्या है? जैसे कोर्स ट्रेमर अपन ने किस में पढ़ा था? अपन ने पढ़ा किस में? टॉक्सिसिटी में। ड्राउजीनेस है तो ये क्या हो गया? मतलब उसमें क्या हो गया? लिथियम की टॉक्सिसिटी हो गई। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है कि एनकरेज ओरल फ्लूइड एंड कंटिन्यू द नेक्स्ट लिथियम डोज, यानी कि ये बोल रहा है कि उसको ओरल फ्लूइड को एनकरेज करना है, यानी बढ़ाना है, और कंटिन्यू द नेक्स्ट लिथियम डोज। तो कंटिन्यू तो दे नहीं सकते क्योंकि उसमें टॉक्सिसिटी तो ऑलरेडी हो रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो क्या है? गलत है। ठीक है, फिर असेस सीरम लिथियम लेवल इमीडिएटली, ये हो सकता है। रेस्ट्रिक्शन सोडियम इंटेक, ये नहीं हो सकता। और एडमिनिस्टर एन जो एंजियोलाइटिक फॉर ट्रेमर, ये भी नहीं देते। तो क्या होगा कि जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड होगा। कैसे? कि जो सीरम लिथियम लेवल है, सबसे पहले अपने को वो असेस करना है कि उसका लेवल क्या है। ठीक है ना, तो जो फर्स्ट एक्शन रहेगा वो क्या रहेगा? असेस सीरम लिथियम लेवल। इमीडिएटली अपने को क्या करना है? क्योंकि उसमें टॉक्सिसिटी हो रही है। ठीक है, ये हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 34 वीक प्रेग्नेंट क्लाइंट इज अंडरगोइंग ए नॉन स्ट्रेस टेस्ट, यानी एनएसटी की बात कर रहा है। ड्यूरिंग 20 मिनट एग्जामिनेशन द नर्स नोट 3 फीटल मूवमेंट accompanied by acceleration of the fetus heart rate each 15 beat per minute and lasting for 15 seconds. The nurse interpret this test to be, यानी कि ये किसकी बात कर रही है? एनएसटी। एनएसटी का मतलब क्या है? नॉन स्ट्रेस टेस्ट है। ठीक है, अब एनएसटी की अगर अपन बात करें, किसकी? एनएसटी की बात करें, तो एनएसटी के बारे में अपन देखते हैं। एनएसटी, एनएसटी का मतलब नॉन स्ट्रेस टेस्ट के बारे में अपन देखेंगे। ये कब करते हैं अपन? ये करते हैं, कब करते हैं? ये करते हैं एंटेपार्टम में। और किस लिए करते हैं अपन? इसमें देखते हैं फीटल
जो फिटस है उसकी अपन एक्टिविटी मेजर करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एनएसटी करेंगे कब अपन, अगर कोई फीमेल है, वो प्रेगनेंसी है और उसमें क्या कंप्लेन रहेगी, वो कंप्लेन अपने को करेगी कि फीटल मूवमेंट क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, फीटल मूवमेंट क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट स्टेप अपना क्या रहेगा, उसमें रहेगा मॉडिफाइड बायोफिजियोलॉजिकल स्कोर, ठीक है ना, ये करेंगे अपन। तो जब ये करेंगे तो वो क्या होगा, एनएसटी, ठीक है। अब अपन देखते हैं, ये हो गया। अब एनएसटी करेंगे, ठीक है। तो एनएसटी में होता क्या है, एनएसटी में क्या करते हैं अपन, जो पेशेंट है उसको अपन क्या करते हैं, लेफ्ट लेटरल, कौन सी, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, उसको अपन क्या करेंगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन दे देंगे, ठीक है। कितने टाइम के लिए, तो ये 20 मिनट के लिए देते हैं, कितने मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए उसको देते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या करेंगे, जब इसको पोजीशन दे दी तो अब इसके एक बेल्ट, क्या है, बेल्ट, जो बेल्ट है वो टाई कर देंगे, ठीक है, कहाँ, अब्डोमेन पे, ठीक है। और उससे क्या कनेक्ट कर देंगे अपन, एफएचआर मॉनिटर, जो फीटल हार्ट रेट है जो मेजर करता है मॉनिटर, वो अपन उससे अटैच कर देंगे। और जो उसका बेल्ट है, ठीक है, वो क्या बटन है, उसमें एक पेशेंट बटन आता है, वो उसके पेशेंट के हाथ में दे देंगे और उसको बोलेंगे कि जब भी फीटल मूवमेंट फील हो तो बटन को अपन को क्या करना है, प्रेस करना है, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, जब भी जो फीटल मूवमेंट आपको फील हो तो बटन को क्या करना है, प्रेस करना है, ठीक है। तो फिर जब भी वो प्रेस करेगी, क्या, जो बटन है उसको क्या करेगी, प्रेस करेगी, तो बटन प्रेस करेगी तो क्या, जो मॉनिटर है वो क्या करेगा, उसको प्रिंट कर लेगा, रिकॉर्ड कर देगा, रिकॉर्ड करके क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसमें क्या, इसका प्रिंसिपल क्या है, जो प्रिंसिपल क्या है इसमें है एसिलरेशन। एसिलरेशन का मतलब इंक्रीज एफएचआर कब, 15 बीट पर मिनट फॉर 15 सेकेंड, ठीक है ना, ये इसका क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं अपन, ये इतना प्रोसीजर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, अब 20 मिनट में अपन ने क्या किया, जो 20 मिनट में क्या किया, उसको चेक किया, टेस्ट किया 20 मिनट, इसका टाइम ड्यूरेशन है 20 मिनट। अब इसमें दो कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, हो सकता है मोर देन या मोर देन 2 एक्सेलरेशन इन 20 मिनट, या हो सकता है लेस देन 2 एक्सेलरेशन हो, या तो हो सकता है मोर देन 2 हो या लेस देन 2 हो, ठीक है। अगर वो मोर देन 2 है, तो एनएसटी क्या रहेगा, एनएसटी रहेगा रिएक्टिव, क्या रहेगा, रिएक्टिव रहेगा, एनएसटी क्या रहेगा, रिएक्टिव रहेगा, ठीक है। और अपन क्या करेंगे, जो पेशेंट है उसको क्या करेंगे, सेंड पेशेंट होम, अपन उसको घर पे भेज देंगे, ठीक है। अगर वो 20 मिनट का रिजल्ट लेस देन 2 रहता है, क्या रहेगा, लेस देन 2 एक्सेलरेशन इन 20 मिनट में रहेगा, तो अपन रिपीट करेंगे, क्या करेंगे, रिपीट करेंगे उसको, कितने मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, ठीक है, 20 मिनट के लिए, ठीक है। अगर अभी भी, यानी कि अभी भी लेस देन 2 है, कितने मिनट में, 40 मिनट में, ठीक है। अगर लेस देन 2 एक्सेलरेशन है 40 मिनट में, 20 मिनट पहले किया, 20 मिनट बाद में रिपीट कर दिया, तो ये 40 मिनट में हो गया, तो इसको अपन बोलते हैं नॉन रिएक्टिव, क्या बोलते हैं, नॉन रिएक्टिव, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अगर मान लो ये नॉन रिएक्टिव आ गया, तो नॉन रिएक्टिव आ गया तो क्या करेंगे अपन, फिर करेंगे अपन बायोफिजियोलॉजिकल स्कोर, बायोफिजिकल स्कोर करेंगे, ठीक है। और बायोफिजिकल स्कोर को दूसरा नाम क्या है, मेनिंग स्कोर, क्या है, मेनिंग स्कोर, ठीक है। तो ये क्या है, डायग्नोस्टिक। अब इसमें क्या क्या कंपोनेंट, इसमें क्या है, 5 पैरामीटर होते हैं, क्या होते हैं, 5 पैरामीटर होते हैं, 5 पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, तो 5 पैरामीटर की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले होता है फीटल यूरिन, क्या होता है, फीटल यूरिन, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं
क्या, ब्रीथिंग मूवमेंट, ब्रीथिंग मूवमेंट, क्या, ब्रीथिंग मूवमेंट। फिर अपन करते हैं ग्रॉस बॉडी, यानी कि कंप्लीट बॉडी, ग्रॉस बॉडी मूवमेंट, ग्रॉस बॉडी मूवमेंट। और फिर बात करते हैं अपन एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड अपीयरेंस के बारे में अपन बात करते हैं। और कौन सा है, एसडीपी, सिंगल डिप्रेस्ड पॉकेट अपन यूज करते हैं इसमें, ठीक है। और फिर फिफ्थ नंबर पे आता है एनएसटी, ठीक है ना। तो जो बायोफिजियोलॉजिकल स्कोर था उसको क्या बोलते हैं, मैनिंग स्कोर। अगर मैनिंग स्कोर के पैरामीटर की बात करें तो 5 पैरामीटर होते हैं। फर्स्ट पैरामीटर होता है फिटल यूरिन, ब्रीथिंग मूवमेंट, ग्रॉस बॉडी मूवमेंट, एमनियोटिक फ्लूइड और एनएसटी, ठीक है। ये 5 कंपोनेंट उसके हो गए। अब ये अगर ईच पैरामीटर की बात करें तो स्कोरिंग होती है 2, क्या स्कोरिंग होती है 2। तो टोटल स्कोर कितना हो गया, 10, टोटल स्कोर कितना हो गया 10। और अगर ये कर लिया आपने, अब बात करते हैं किसकी, एक होता है मॉडिफाइड। कौन सा स्कोर, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड कौन सा स्कोर है, मॉडिफाइड क्या है, बायोफिजिकल स्कोर है। इसमें क्या होते हैं, 2 पैरामीटर होते हैं। 2 पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, एनएसटी होता है और एक होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, यानी कि एएफआई। जब एमनियोटिक फ्लूइड पढ़ेंगे तो इसकी दो यूनिटें होती हैं, एक तो एएफआई, एक एसडीपी। अगर अपन बायोफिजिकल स्कोर कर रहे हैं उसमें तो अपन एमनियोटिक फ्लूइड किस में ले रहे थे, एसडीपी में। बट अगर मॉडिफाइड बायोफिजिकल स्कोर कर रहे हैं तो उसमें अपन एनएसटी किस में ले रहे हैं, एएफआई में। ये याद रखना, ठीक है ना। मॉडिफाइड की बात करें तो उसमें 2 ही कंपोनेंट होते हैं, एनएसटी और एएफआई, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन के बारे में। तो जो क्वेश्चन था अपना, वो क्वेश्चन था एनएसटी के बारे में, यानी कि इसमें क्या था, ड्यूरिंग 20 नोट फिटल मूवमेंट, ये ऑसिलेशन हो गया, बीट पर मिनट लास्टिंग फॉर 15 पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये क्या इंटरप्रेट क्या करेगी, तो नॉन रिएक्टिव नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, तो वो क्या है, रिएक्टिव है। नॉन रिएक्टिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव नेगेटिव इनके अदर्स नेम है, बट जो मेजर अपन जो रिजल्ट देखते हैं वो रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव में देखते हैं। तो ये क्या, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या है, सेकंड। ये क्या है, रिएक्टिव है, ठीक है। ये हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर सिम्टम ऑफ ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। ये किसके बारे में बात कर रहा है, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया के बारे में बात कर रहा है। तो अब अगर ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया के बारे में बात करें, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया के बारे में बात करें अपन, तो ये होता क्या है कि ये क्या है, एक तो स्पाइनल कोड, क्या है, स्पाइनल कोड इंजरी एट मतलब कौन से लेवल की बात करें, तो ये T6 यानी थोरेसिक 6 और अबव, ठीक है। तो ये क्या है, स्पाइनल कोड की इंजरी है एट T6 और अबव। अब इसमें जो क्लिनिकल फीचर होते हैं, क्लिनिकल फीचर इसमें क्या क्या होते हैं, तो इसमें होता है हाइपर टेंशन, ब्रेडिकार्डिया। आप जब भी देखोगे अगर हाइपर टेंशन हो रही है तो टेकिकार्डिया होगा, ठीक है। लेकिन ये ऐसा है, इसमें क्या होगा, हाइपर टेंशन किस में होगी, हाइपर टेंशन के साथ साथ क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, वेजो डायलेशन होगा और स्वेटिंग हो सकती है, ठीक है। तो इसमें जो की फीचर्स हैं वही है हाइपर टेंशन और ब्रेडिकार्डिया, ठीक है ना। ये हो गए। अब इसमें और बात करें इसकी, तो इसमें क्या होगा, जो एक क्या होता है, डिस्टेंट बाउल ब्लैडर, डिस्टेंशन, जो डिस्टेंट बाउल ब्लैडर भी होता है इसमें, क्या, डिस्टेंट बाउल एंड ब्लैडर, ये इसका क्या है, कार्डिनल साइन है, ठीक है ना। अब इसका जो ट्रीटमेंट करते हैं अपन, इसका क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो इसमें देते हैं फाउलर पोजीशन, क्या देते हैं, फाउलर पोजीशन इसको देते हैं, ठीक है। और इसमें एक मेन्योर यूज होता है, वो क्रीड मेन्योर क्यों यूज करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं कि मैनुअल एक्सप्रेशन
मैनुअल एक्सप्रेशन ऑफ लॉस यूरिन, ठीक है ना, क्योंकि इसमें डिस्टेंशन हो जाएगा बाउल ब्लैडर का, तो उसको जो यूरिन रिटेंशन है उसको अपन मैनुअली क्या करते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं लॉस यूरिन के लिए। तो कौन से मैन्यूअर यूज करते हैं अपन, क्रेड मैन्यूअर यूज करते हैं। अब इसमें जो DOC है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है इसकी, तो इसकी है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है, ये इसकी क्या है, DOC है, ठीक है। और इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन की बात करें, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें तो ये होता है मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन, ठीक है। क्या होगा, मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन, इसका क्या होगा, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, ठीक है ना। तो ये क्या था, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। अब इसके जो ऑप्शन है अपन वो क्या देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले था हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया। तो हाइपोटेंशन नहीं होता, हाइपरटेंशन होता है, तो ये क्रॉस। हाइपोटेंशन एंड टैकीकार्डिया, ये भी क्रॉस, क्योंकि हाइपरटेंशन होता है। हाइपरटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया और हाइपरटेंशन एंड टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया नहीं होता, ब्रेडिकार्डिया होता है। तो जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा थर्ड, ठीक है ना। यानी कि ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया का जो मेजर सिम्टम क्या है, वो है हाइपरटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया, ठीक है ना। ये हो गया, तो ये क्वेश्चन हो गया, और इसका जो करेक्ट आंसर वो है थर्ड, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 30-year-old वुमन प्रजेंट विद हिस्ट्री ऑफ फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग। यानी कि एक 30-year-old वुमन है, वो प्रजेंट क्या हिस्ट्री प्रजेंट कर रही है कि फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, क्या हिस्ट्री प्रजेंट कर रही है अपने को, कि वो बोल रही है कि फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, बार बार हाथ धोती है। ऑफ्टन टू पॉइंट टू स्किन इरिटेशन, सी रिपोर्ट इंट्रेसिव थॉट अबाउट कंटामिनेशन एंड जर्म। यानी कि वो बता रही है कि इंट्रेसिव थॉट आते हैं उसमें, किसके प्रति, कि कंटामिनेशन और जर्म के प्रति। विच लीड टू इंटेंस एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस। तो जो उसमें थॉट आ रहे हैं वो क्या करते हैं, लीड करते हैं किसको, एंजाइटी को, और एंजाइटी और डिस्ट्रेस को। तो व्हाट मोस्ट लाइकली डायग्नोज फॉर दिस पेशेंट, तो ये पेशेंट में क्या डायग्नोज होगा, ठीक है। तो इसमें जो ये अपने को बात करते हैं, तो ये जो कंप्लेन दे रही है वो OCD के फीचर्स हैं, किसके, OCD की, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। OCD की फुल फॉर्म क्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, क्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसमें बात करते हैं अपन OCD क्या है। तो OCD में क्या होता है, रिकरेंट ऑब्सेशन एंड कंपल्सन, ठीक है। अब दो चीजें हैं, एक तो है ऑब्सेशन, क्या है, ऑब्सेशन, और एक क्या है, कंपल्सन। ऑब्सेशन का मतलब क्या होगा, तो ये क्या है, रिकरेंट थॉट है, रिकरेंट क्या है, रिकरेंट थॉट है, इमेज है और अर्ज है, ठीक है ना। क्या, रिकरेंट थॉट है, इमेज है और अर्ज है, ठीक है। ये ओवन थॉट है, मतलब खुद के थॉट है, ये क्या है, खुद के थॉट है। सेंसलेस है, यानी कि इरेशनल है, ठीक है। ये हो गए। अब जो कंपल्सन है, कंपल्सन क्या है, रिपीटेटिव बिहेवियर है, रिपीटेटिव बिहेवियर है, ठीक है। अभी रिपीटेटिव बिहेवियर क्या करता है, रिड्यूस एंजाइटी करता है, रिड्यूस एंजाइटी। अब देखो, ऑब्सेशन का मतलब क्या होगा, उसमें अर्ज होगी क्या, अगर कोई पेशेंट है, अब उसको क्या अर्ज रहेगी कि हैंड्स गंदे हैं मेरे, हैंड्स सोइल्ड है, मतलब वो क्या चाहेगा कि बार बार हाथ वॉश करूँ, मैं हैंड वॉश करूँ। अब वो क्यों करेगा, क्योंकि उसके अर्ज है, किसकी अर्ज है, कि कंटामिनेशन है, हैंड क्या है, कंटामिनेटेड है, और अगर उसमें अर्ज हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्सेशन। अगर वो वॉश कर रहा है, हैंड वॉश कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, कंपल्सन। यानी कि जो ऑब्सेशन है वो अर्ज उसमें देगा या फिर उसमें थॉट देगा,
लेकिन कंटामिनेशन क्या करेगा, जो कंपल्सन है वो क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, ताकि उसके एंजाइटी रिड्यूस हो सके। ठीक है। अगर बात करें किसकी, ऑब्सेशन, ऑब्सेशन की बात करें तो मोस्ट कॉमन ऑब्सेशन, जो मोस्ट कॉमन ऑब्सेशन रहेगा वो रहेगा कॉन्टामिनेशन। क्या, फर्स्ट यानी कि मोस्ट कॉमन अगर ऑब्सेशन पूछे तो वो क्या है, कॉन्टामिनेशन। और सेकंड की बात करें अपन, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। अब अगर सेकंड की बात करें, सेकंड की जब भी बात करेंगे तो वो रहेगा पैथोलॉजिकल डाउट यानी कि ऑब्सेशन की बात करें तो फर्स्ट रहेगा कॉन्टामिनेशन और सेकंड रहेगा पैथोलॉजिकल डाउट। अगर कंपल्सन की बात करें अपन तो फर्स्ट कंपल्सन मोस्ट कॉमन कौन सा रहेगा, चेकिंग, और सेकंड मोस्ट कॉमन कौन सा रहेगा, वॉशिंग। ठीक है। यानी कि मोस्ट कॉमन ऑब्सेशन क्या है, तो कंटामिनेशन है। सेकंड मोस्ट कॉमन कौन सा है, तो पैथोलॉजिकल डाउट है। मोस्ट कॉमन जो कंपल्सन है वो क्या है, चेकिंग है, और सेकंड मोस्ट कॉमन क्या है, वॉशिंग है। ठीक है, ये हो गया। अब जो ओसीडी है वो क्या है, ईगो डिस्टोनिक। कौन सा है, ईगो डिस्टोनिक। ठीक है। यानी कि ईगो डिस्टोनिक का मतलब क्या होता है, वो अपने आप को गलत मानता ही नहीं है। ठीक है, अनएक्सेप्टेबल इन माइंड, एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है ना। अगर वो ओवरऑल पूछे, मोस्ट कॉमन ऑब्सेशन पूछे तो कंटामिनेशन। क्या, अगर मोस्ट कॉमन ऑब्सेशन पूछे ओवरऑल तो वो क्या है, कंटामिनेशन है। अगर वो मोस्ट कॉमन कंपल्सन पूछे, कंपल्सन पूछे तो वो क्या है, चेकिंग। ओवरऑल क्या पूछे तो क्या है, चेकिंग है। अगर वो मोस्ट कॉमन ओसीडी में पूछे तो क्या है, कंटामिनेशन एंड वॉशिंग। ठीक है, ये हो गया। तो ये अपने किसकी बात की, ओसीडी के बारे में। अब ओसीडी के बारे में, ओसीडी में अगर वो पूछे अपने को क्या, डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म। तो डिफेंस मैकेनिज्म के लिए ट्रिक क्या है, DURI, डूरी। ठीक है ना, डूरी कि कौन कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म इसमें यूज आती है। तो डूरी में है डिस्प्लेसमेंट, अनडूइंग, क्या रहेगी, डिस्प्लेसमेंट रहेगी, अनडूइंग रहेगी, और रिएक्शन फॉर्मेशन रहेगी, और आइसोलेशन। यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म की अगर बात करें अपन किस में, ओसीडी में, तो डिस्प्लेसमेंट यूज करेगा, अनडूइंग करेगा, रिएक्शन फॉर्मेशन करेगा, और आइसोलेशन यूज करेगा। ठीक है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। किसकी बात करते हैं अपन, इसके ट्रीटमेंट की। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो फर्स्ट लाइन जो ड्रग होती है, फर्स्ट लाइन ड्रग क्या होती है, वो यूज करते हैं SSRI। ये क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है। क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है। और अगर अपन थेरेपी की बात करें तो ERP फर्स्ट यूज करते हैं, उसके बाद में करते हैं CBT, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ठीक है ना, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे जाएगी और ये जाएगी सेकंड प्रायोरिटी पे। ठीक है। अगर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस की बात करें, तो कॉम्बिनेशन में जाएगी। कॉम्बिनेशन में क्या, SSRI प्लस ERP। और अगर वो पूछे, वो ये तो नॉर्मल, अगर जनरल पूछे तो है, अगर वो पूछे माइल्ड की, TOC पूछे तो उसमें क्या जाएगी, थेरेपी। ठीक है, ये हो गया। अब अगर क्वेश्चन आता है कि इफ पेशेंट वॉश हैंड, यानी कि पेशेंट क्या कर रहा है, हैंड वॉश कर रहा है, तो आप क्या करोगे, लेकिन नर्स का क्या एक्शन होगा, तो नर्स का एक्शन रहेगा कि वेट फॉर कंप्लीट हैंड वॉश। यानी कि अपने को वेट करना है जब तक वो कंप्लीट हैंड वॉश नहीं कर ले। ठीक है ना, तो क्या करना है, वेट फॉर कंप्लीट हैंड
वॉस। ठीक है, तो ये हो गया ओसीडी के बारे में। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर था आपने पहले देख लिया, क्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, रिपीटेटिव थॉट आते हैं, कंटामिनेशन जम का थॉट रहता है, और वो क्या है, कॉज करते हैं एंजाइटी और डिस्ट्रेस कॉज करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए पेशेंट एबीजी एनालिसिस लाइक पीएच 7.25, PCO2 50 और SCO3 30, विच एसिड बैलेंस इम्बेलेंस, कौन सा एसिड बेस इम्बेलेंस है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एबीजी के बारे में। किसके बारे में, एबीजी के बारे में। ठीक है, एबीजी के बारे में। तो एबीजी क्या है, आर्टेरियल ब्लड गैस। ठीक है ना। तो एबीजी में क्या है, जब भी एबीजी की सैंपलिंग अपन करते हैं तो इसमें क्या लेते हैं अपन, एबीजी के बारे में। तो जब भी इसकी सैंपलिंग अपन लेते हैं तो इसमें क्या लेते हैं, 2 ml हिपेनराइज, जो हिपेनराइज सिरिंज होती है वो यूज करते हैं। ठीक है, 2 ml हिपेनराइज सिरिंज यूज करते हैं इसमें। ठीक है ना। और अगर वो नहीं है तो अपन उसमें क्या फ्लश करते हैं, फेरिन प्लस करते हैं। अगर साइट की बात करें अपन, किसकी बात करें, साइट की बात करें, तो साइट मोस्ट कॉमन साइट, जो मोस्ट कॉमन साइट है, मोस्ट कॉमन साइट होती कौन सी है, तो अपन यूज़ करते हैं रेडियल आर्टरी। कौन सी, रेडियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी यूज करते हैं। ठीक है, रेडियल आर्टरी यूज करते हैं, मोस्ट कॉमन ये होती है, 45 डिग्री पे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, फिर ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, ये हो गया। अब जब भी एबीजी करते हैं तो टेस्ट कौन सा करते हैं, एलन टेस्ट। कौन सा टेस्ट करते हैं, एलन टेस्ट करते हैं अपन। ठीक है, एलन टेस्ट में क्या होता है, एलन टेस्ट में अपन क्या करते हैं कि पेशेंट है उसको क्या बोलते हैं, क्लोज द फिस्ट, जो हैंड है उसकी फिस्ट को क्या करना है, क्लोज करना है। फिर क्या करते हैं, कंप्रेस बोथ आर्टरी, कंप्रेस बोथ आर्टरी। ठीक है, रेडियल और अनलर। फिर क्या करते हैं, ओपन फिस्ट करवाते हैं। फिर पेशेंट हैंड टर्न पेल। अब ये क्या होगा, हैंड पेल हो जाएगा क्योंकि ब्लड सप्लाई अपने रोक रखी है। फिर क्या करते हैं अपन कि जो अल्नर आर्टरी है उसको अपन रिलीज कर देते हैं, अल्नर आर्टरी को रिलीज कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में रेडियल को करते हैं। ठीक है, तो अगर पेशेंट का हैंड पिंक हो रहा है, जैसे ही रिलीज करेंगे हैंड पिंक हो रहा है, इसका मतलब सप्लाई सही है और वो क्या है, पेटेंट है। तो अपन करते क्यों एलन टेस्ट, तो ये इसलिए करते हैं कि अल्नर नर्व पेटेंसी, जो अल्नर आर्टरी है, अल्नर आर्टरी उसकी पेटेंसी के लिए क्या करते हैं, उसकी पेटेंसी के लिए अपन ये करते हैं टेस्ट। ठीक है ना। तो ये याद रखना कि एलन टेस्ट करते क्यों हैं, कि जो पेशेंट है उसकी जो अल्नर आर्टरी उसकी पेटेंसी के लिए अपन चेक करते हैं, या फिर कोलेटरल सर्कुलेशन चेक करने के लिए करते हैं। ठीक है ना। तो एलन टेस्ट के जो स्टेप है वो याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये हो गए। अब अगर अपन ने एलन टेस्ट किया, एबीजी सैंपलिंग ली, तो जो साइट है उसको प्रेस करना है, उसको क्या करना है, प्रेस करके रखना है 4-5 मिनट, 4-5 मिनट। ठीक है ना, उस पर मतलब प्रेशर दे के रखना है ताकि ब्लीडिंग और ज़्यादा ना हो। ठीक है, ये हो गया। अब अपन अगर जब एबीजी के क्वेश्चन आए तो उसको कैसे सोल्व करना है, तो उसको अपने को एक ट्रिक है। सबसे पहले तो अपन को क्या है, नॉर्मल वैल्यू देखनी है, जो नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू देखनी है। नॉर्मल वैल्यू में अब अगर पीएच की बात करें तो 7.35 टू 7.45, ये क्या उसकी नॉर्मल वैल्यू है। फिर अपन बात करें PCO2, PCO2 की बात करें तो उसको याद रखो 35 टू 45, यानी 7 हटा दो। ठीक है, फिर अपन बात करें बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट की तो 20 टू 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और अगर PaO2 की बात करें तो 80 टू 100 mmH। ठीक है ना, ये क्या हो गया, नॉर्मल वैल्यू हो गई, ये क्या हो गई, नॉर्मल वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या है, अपन यूज करते हैं एक ट्रिक, वो होती है रोम। क्या होती है, रोम, रोम। ठीक है, ये क्या होती है, रोम होती है। रोम का मतलब RO और ME, अगर वो अपोजिट जा रहा है, अपोजिट जा रहा है, इसका मतलब क्या है, रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी। अगर वो इक्वल है,
मतलब क्या है, मेटाबॉलिक। मतलब क्या है, मेटाबॉलिक। यानी कि अगर अपन बात करें, क्या अपन ने देखी पीएच, सबसे पहले पीएच देखी, अगर वो पीएच डाउन है, क्या है, पीएच डाउन है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने देखी CO2, अगर CO2 भी डाउन है, यानी कि दोनों एरो इक्वल डायरेक्शन में है, इसका मतलब क्या है, ये मेटाबॉलिक है। अगर अपने पीएच देखी वो डाउन है और CO2 देखी तो वो क्या है, अप, यानी कि अपोजिट हो गए, इसका मतलब ये क्या है, रेस्पिरेटरी है। और इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या है, मेटाबॉलिक है, मेटाबॉलिक है, ठीक है। तो ये हो गए, समझ गए। अब अपन बात करते हैं किसकी, अब देखो इसमें एक कंसेप्ट है कि सबसे पहले पीएच, फिर PCO2 और फिर अपन देखते हैं SCO3, ये 3 कंपोनेंट अपन इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट अपन देखते हैं, जैसे मान लो पीएच क्या हो गई, डाउन, CO2 भी क्या हो गई, डाउन, और बाइकार्बोनेट भी क्या हो गया, डाउन। तो ये देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब तो क्या होगा, मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक। अब पीएच कम है तो ये क्या होगा, एसिडोसिस, एसिडोसिस। सेकंड देखते हैं, पीएच क्या है, अप, CO2 क्या है, अप, और बाइकार्बोनेट भी क्या है, अप। यानी कि तीनों फिर सेम डायरेक्शन में हो गए, लेकिन पीएच ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब क्या है, एल्कलोसिस। तो ये क्या हो गया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, एल्कलोसिस। थर्ड की बात करें, थर्ड में क्या हो गया, देखो पीएच कम, CO2 ज़्यादा, बाइकार्बोनेट ज़्यादा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, इसका मतलब क्या होगा, रेस्पिरेटरी। अब अगर ये कम हो रहा है, इसका मतलब एसिडोसिस, एसिडोसिस। और अगर फोर्थ की बात करें तो ये क्या हो रहा है, जो पीएच है वो क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, रेस्पिरेटरी, क्योंकि अपोजिट हो गई ये भी, और ये क्या हो गया, एल्कलोसिस, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसमें कंपनसेटेड और अनकंपनसेटेड या पार्शियली कंपनसेटेड के बारे में और बात कर लेते हैं। अगर क्या, अगर पीएच, पीएच क्या है, पीएच क्या है, अबनॉर्मल है, अबनॉर्मल है, ठीक है, पीएच क्या है, अबनॉर्मल है, और CO2 एंड बाइकार्बोनेट, CO2 बाइकार्बोनेट में से एक अबनॉर्मल है, एक क्या है, अबनॉर्मल। फर्स्ट कंडीशन हो सकती है ये। अगर सेकंड कंडीशन की बात करें, सेकंड कंडीशन की बात करें तो पीएच, PCO2 और बाइकार्बोनेट, पीएच, PCO2 और बाइकार्बोनेट, ये तीनों क्या है, अबनॉर्मल, ये तीनों क्या है, अबनॉर्मल। तो सेकंड कंडीशन हो सकती है ये। और अगर थर्ड कंडीशन की बात करें, थर्ड कंडीशन की अपन बात करें तो पीएच क्या हो सकती है, नॉर्मल, ठीक है, और CO2, PCO2 एंड बाइकार्बोनेट ये क्या हो सकते हैं, अबनॉर्मल, अबनॉर्मल। तो ये थर्ड कंडीशन, यानी थर्ड कंडीशन होगी। अब जो तीनों कंडीशन है इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट कंडीशन उसमें क्या है, पीएच अबनॉर्मल है और PCO2 और बाइकार्बोनेट में से एक अबनॉर्मल है, तो वो होती है अनकम्पनसेटेड, अनकम्पनसेटेड, अनकम्पनसेटेड होगी, अनकम्पनसेटेड, ठीक है। सेकंड कंडीशन में अगर पीएच, PCO2 और बाइकार्बोनेट तीनों अबनॉर्मल है, तीनों अबनॉर्मल है, तो वो कंडीशन क्या होगी, वो होती है पार्शियल, पार्शियल कंपनसेटेड, क्या होगी, पार्शियल कंपनसेटेड। अगर थर्ड कंडीशन पीएच नॉर्मल, पीएच नॉर्मल है, बाकी दोनों अबनॉर्मल है, तो ये क्या हो गई, फुली कंपनसेटेड, ये क्या हो गई, फुली कंपनसेटेड। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अगर पीएच अबनॉर्मल, दोनों में से एक अबनॉर्मल, अनकम्पनसेटेड, तीनों अबनॉर्मल, पार्शियल कंपनसेटेड, पीएच नॉर्मल, दोनों अबनॉर्मल, तो फुली कंपनसेटेड। तो क्या हो गया, फुली कंपनसेटेड, ठीक है। अब चलते हैं अपन किसकी साइड, अपने क्वेश्चन की ओर। तो अगर क्वेश्चन की अपन बात करें, क्वेश्चन की अपन बात करें तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो पीएच क्या है, 7.25। तो नॉर्मल वैल्यू कितनी देखी थी अपन ने, नॉर्मल वैल्यू देखी 7.35 टू 7.45, यानी कि पीएच क्या है, डाउन, पीएच क्या है, डाउन है, पीएच क्या है, डाउन है, पीएच क्या है, डाउन है। PCO2 कितना देखा, 35 टू 45, 35 टू 45,
35 to 45 अपन ने देखा, तो ये क्या है, अप है, ये क्या है, अप है, और बाइकार्बोनेट क्या है, अप है। क्यों? क्योंकि 20 to 27 था। ठीक है, तो अब देखो पीएच डाउन है और PCO2 अप है, यानी कि ये क्या है, रोम। रोम में क्या था, अपोजिट। अपोजिट का मतलब ओ, अपोजिट का मतलब रेस्पिरेटरी। तो मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक आंसर कैंसिल, मेटाबॉलिक आंसर कैंसिल। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी की बात हुई। अब रेस्पिरेटरी में भी क्या हो सकता है, एल्कलोसिस हो सकता है, एसिडोसिस हो सकता है। अगर पीएच कम है, क्या पीएच कम है, इसका मतलब क्या हुआ, एसिडोसिस। क्या हुआ, एसिडोसिस। तो ये जो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस था वो वैसे गलत। अब देखो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो ठीक है, विथ पार्शियल कंपनसेटेड। पार्शियल कंपनसेटेड के लिए अपन ने देखा था, पार्शियल कंपनसेटेड के लिए अपन ने क्या देखा था, तीनों वैल्यू अब नॉर्मल होनी चाहिए, तीनों वैल्यू अब नॉर्मल होनी चाहिए। तो देखो पीएच अब नॉर्मल है, बिल्कुल, PCO2 अब नॉर्मल है, बिल्कुल, और SCO3 अब नॉर्मल है। ठीक है, तो ये तीनों अब नॉर्मल है, इसका मतलब क्या है, ये पार्शियली कंपनसेटेड है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सेकंड। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।